सो गाइस, आज हम पावर ऑफ हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं सहायक संधि। ठीक है गाइस, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट 12th क्लास की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि 12th क्लास की हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा एसएससी में, अदर एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। तो इसे सब्सिडियरी अलायंस इंग्लिश में कहते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पीपीटी है उसमें है सहायक संधि। होता क्या है सहायक संधि? ठीक है, सब्सिडायरी अलायंस। इसमें इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड वेल्जली ने। तो क्या होता, भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेल्जली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यानी सहायक संधि का प्रयोग किस लिए किया? अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए, यानी जो अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका विस्तार और उसे फैलाने के लिए, उनकी पावर को फैलाने के लिए। ठीक है, इन सब का यूज किया गया। और स्टार्ट का वही सहायक संधि 1798 में। ठीक है, यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। यानी किसके बीच होती है? पहला पहला ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासत के बीच, यानी इंडिया के बीच। दो दो लोगों से मिलकर बनती है संधि। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय, जिनके पास ये रियासतें हैं, जैसे वो राजा हो गए, नवाब हो गए, उनके बीच ये संधि होती है। ठीक है गाइस, इसके अलावा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लिकेस ने किया था। किसने किया था? मार्किस डुप्लिकेस ने इस शब्द का प्रयोग किया था। कौन शब्द का? सहायक संधि का। मगर हमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि लॉर्ड वेल्जली ने इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? 1798 में की थी। किस लिए की थी? अंग्रेजी जो हुकूमत थी, जो शासन था, उसका विस्तार करने के लिए। ठीक है, इस नेक्स्ट जो हमारा है सहायक संधि के कारण। अब कुछ ना कुछ तो कारण होंगे, कुछ ना, हर चीज़ का कोई ना कोई कोज होता है। ठीक है, कोई ना कोई कोज होता है, तो ऐसी सहायक संधि लाने का भी कोई कारण था। स्टार्ट करते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से स्थापित नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से स्थापित नहीं थी। क्या हुआ, जिस समय सहायक संधि लाने का प्रस्ताव रखा गया, उस समय क्या सोचा गया कि हमारा जो अस्तित्व है ना, वो अभी पूरी तरीके से भारत में नहीं है। ठीक है, कुछ ही जगह पे है। ठीक है, कुछ मेन एरिया में, कुछ मेन जगह पर है, कुछ राज्यों पर है। हम पूरी तरह से नहीं फैले और हमारी पावर इतनी बड़ी नहीं है। तो पहला पॉइंट। दूसरा, कंपनी का राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने का उद्देश्य। कंपनी को क्या चाहिए थी? पॉलिटिकल पावर, कोई कोई कंपनी को रोक ना सके। ठीक है, इसीलिए राजनीतिक स्थिरता, कोई उन्हें दबाव न डाल सके, कोई कंपनी को हरा ना सके। इसके अलावा जो विदेशी कंपनी हो गई, पुर्तगाल हो गई, फ्रांसीसी हो गई, तो ये वाली कंपनी, इन सब कंपनी से भी हार ना सके ये। ठीक है, और यहाँ पे भारत के जो राजा महाराजा है और नवाब है, उनसे भी ये डरे ना और राजनीतिक स्थिरता इनकी बनी रहे। तो इनके लिए भी इन्होंने सहायक संधि का यूज किया। ये भी एक कारण है। थर्ड कारण, मराठों को छोड़कर इस समय कोई शक्ति नहीं थी। क्या नहीं थी? कोई शक्ति नहीं थी जो इन्हें सीधी चुनौती दिए। यानी जो मराठे थे उस समय पावरफुल थे। ठीक है, इस मराठे, मगर इसके अलावा क्या हुआ, उन्हें कोई सीधी चुनौती नहीं दे सकता था। यानी उनसे कोई चैलेंज, कोई कंपटीशन, कोई वॉर नहीं कर सकता था। ठीक है, कौन कर सकता था? केवल मराठे, क्योंकि उस समय वो ताकतवर थे। मगर हुआ क्या गाइस, हुआ क्या? फोर्थ जो कारण है, कोज है, मगर संगठन बनाकर देसी रियासत इसका इनका विरोध कर सकती है। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन कर सकती है? देसी रियासतें। देसी रियासतें यानी जो राज्य के या छोटे छोटे राज्यों के राजा, नवाब या कोई शाही लोग हैं, वो मिलकर क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों पर अटैक कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं। तो इससे भी क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? डरती थी। देखो गाइस, कुछ पॉइंट है जो हमारे सामने आया है। पहला, वो स्थापित करना चाहती थी, अपने आप को फैलाना चाहती थी। ठीक है, अपना राज्य कायम करना चाहती थी, राजनीतिक स्थिरता चाहती थी। दूसरा, कोई उन्हें दबा ना सके, इसके लिए भी वो हमेशा कुछ ना कुछ नई नई प्लानिंग करती रहती थी। इसके अलावा देसी रियासतें जो इनसे वो डरती थी, उनको भी वो दबाना चाहती थी। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि का सहारा लिया। स्टार्ट करते गाइस। नेक्स्ट जो हमारा पीपीटी है वो है विशेषता। विशेषता, सहायक संधि की विशेषता। तो क्या है विशेषता? फर्स्ट ऑफ ऑल जो विशेषता है, अंग्रेजों के सहायक गठबंधन के करने वाले भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, आप एक राजा हो। ठीक है, आप एक राजा हो, आपका जो एरिया है उसमें कौन रहेगा? उसमें सशस्त्र बल, यानी पूरे सशस्त्र बल का मतलब क्या होता है? आपके पास, आप जो सैनिक आएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके पास
सारे औजार होंगे, सारे हथियार होंगे, ठीक है, लड़ाई करने के लिए। तो वो हथियार लेकर क्या खड़े होंगे आपके महलों में, आपके दरबार में, आपका जितना भी एरिया वहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है। उसे ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा, अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा, यानी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन आ रहा है, ब्रिटिश की सेना आ रही है। किस लिए आ रही है, आपकी हेल्प करने के लिए आ रही है, ऐसा उन्होंने नियम बताया। सेकंड है जो विशेषता, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा, यानी ब्रिटिश सेना का खान पीन, रहन सहन, उनकी सेना सैनिक प्रशिक्षण, यानी जो भी प्रैक्टिस होते हैं उनकी, उनका सभी खर्च कौन देगा, भारतीय शासक, ठीक है गाइस। अगर वह भुगतान करने में असफल हुआ, कौन भुगतान करने में असफल हुआ, भारतीय शासक। और वो भुगतान करने में असफल हुआ तो उनके क्षेत्र में एक भाग को अंग्रेज को सौंप दिया जाएगा, यानी जो उनका कुछ ना कुछ एरिया लिया जाएगा और किसको दे देंगे, अंग्रेज को दे देंगे, जो जिससे क्या होगा, जो वो टैक्स देना था उसमें उसकी भरपाई हो जाएगी। नेक्स्ट विशेषता है, इसके बदले में अंग्रेजी विदेशी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा करेंगे। अब अंग्रेजों ने क्या बोला, अगर आप सहायक संधि साइन करते हो तो इसके बदले क्या करेंगे, हम दो चीज़ देंगे। पहला है विदेशी आक्रमण, कोई विदेशी, कोई दूसरे राज्य का राजा या कोई विदेशी आक्रमण आप पर नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन ले रहा है, अंग्रेज ले रहे हैं। इसके अलावा आंतरिक विद्रोह से भी भारतीय रियासतों की रक्षा करेंगे। आंतरिक विद्रोह यानी आपस में जो लोग आपस में लड़ जाते हैं, राज्यों में कोई समूह हो गया वो लड़ जाते हैं, उन सब चीज़ों से भी कौन बचाएगा, अंग्रेज बचाएंगे। ये तो उनकी संधि में ये भी है विशेषता। नेक्स्ट जो अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का दावा दिया। क्या बोला, हम आपके आंतरिक जो भी मामले होते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामला जैसे धर्म से जुड़ गया, भाषा से जुड़ गया, उनके रहन सहन संस्कृति से जुड़ गया, उसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन वे उसका पालन कम ही करते थे। वो तो लिखने के लिए उन्होंने एक संधि पे लिख दिया कि हाँ ये हमारी शर्तें हैं, ये विशेषता है, मगर असल में क्या हो रहा है, वो पालन नहीं कर रहे, कम ही कर रहे हैं, मगर बहुत कम कर रहे हैं। वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ऐसा लिखा है, मगर असलियत में क्या है, वो भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, भारतीय शासक किसी भी अन्य विदेशी शासकों से संधि नहीं करेगा। क्या बोला इन्होंने, भारतीय शासक किसी अन्य विदेशी शक्तियों से संधि नहीं करेगा। इसके अलावा बिना अंग्रेजों की अनुमति के एक रियासत किसी अन्य रियासत की राजनीतिक संपर्क नहीं स्थापित करेगी। क्या बोला, अंग्रेज यहाँ पे डर रहे हैं, क्या डर रहे हैं, कोई राजा किसी दूसरे से संपर्क स्थापित ना करे, किसी विदेशी शक्ति है जैसे फ्रांसीसी, पुर्तगाली, उनसे करेंगे तो क्या होगा, उनकी पावर बढ़ेगी, उनसे बिजनेस बढ़ेगा और इनका बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या बनाया, सहायक संधि के तहत किसी से संधि नहीं करेगा, कोई विदेशी शक्ति से कोई संधि नहीं करेगा। कौन, भारतीय शासक जिसने भी सहायक संधि साइन किया हो, और राजनीतिक संपर्क भी स्थापित नहीं कर सकता किसी अन्य रियासत से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम थे। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहला क्या किया, एक्सेप्ट किया किसको, सहायक संधि को। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है गाइस, 1798 में इन्होंने स्वीकार कर लिया। अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में इन्होंने स्वीकार किया किसको, सहायक संधि को। इसके अलावा पेशवा बाजीराव द्वितीय जो बहुत फेमस है, दिसंबर 1803 में एक्सेप्ट किया किसको, सहायक संधि ने। आई होप गाइस आपको समझ आया हो, और आपको कुछ भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो।